Hello, student. In this part of video, I am going to discuss about the NCERT Physics Class 12, Chapter number 1, and the topic is electric lines of flux and its characteristic. Myself is Dr. Mohammad Fahim Ansari. So let us see what is electric field lines. So हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पहले भी बहुत सारे लेक्चर्स में देखे हैं और यहाँ भी देखेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है। इसका हम रिप्रेजेंटेशन भी बताएंगे कि वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ये कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। सबसे पहला कि ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए स्ट्रॉन्ग नियर द चार्ज, यानी जहाँ पे आपका चार्ज है, ये मान लीजिए अगर पॉजिटिव क्यू है तो चार्ज के पास ये क्या होगा, नियर द चार्ज इट इज ए स्ट्रॉन्गर। और जैसे जैसे हम चार्ज से दूर चले जाएंगे, ये डिस्टेंस होता चला जाएगा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये वीकर होता चला जाएगा। जैसे जैसे डिस्टेंस आर का वैल्यू इंक्रीज करेगा, ये फील्ड हमारा क्या होते चला जाता है, डिक्रीज हो जाता है। दूसरा बात और है कि जैसे चार्ज के पास होगा, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन इज मोर नियर द चार्ज। फील्ड लाइन की जो डेंसिटी है चार्ज के पास ज्यादा होता है, यहाँ पे देखेंगे तो ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस प्लेस। यहाँ फील्ड लाइंस कम होगा, ये डेंसिटी कम होगी, क्योंकि यहाँ पे फील्ड लाइन क्या हो रहा है, दूर हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो और कम होने लगेगा फील्ड लाइन की डेंसिटी। ये क्या करेगा, हमारा डिक्रीज होता है फील्ड लाइन की इंटेंसिटी फ्रॉम द ओरिजिन टू अवे फ्रॉम द चार्ज। ये जैसे जैसे इधर जाएंगे फील्ड लाइन की इंटेंसिटी जो है, ये इंटेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन डिक्रीजेस, फील्ड लाइन डिक्रीजेस। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे फील्ड लाइन की इंटेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और चार्ज के पास यहाँ पे फील्ड लाइन की इंटेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे कम है। फिर जैसे जैसे दूर चले जाएंगे और दूर चले जाएंगे और दूर जाएंगे, तो इंटेंसिटी जो है कम होती चली जाएगी, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे होगा, तो इस तरह से ये दूर चला जाएगा एक दूसरे से। तो फील्ड लाइन की इंटेंसिटी जो है जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो कम होता चला जाता है या वीक होता चला जाता है। Away from the charge, the field gets weaker and the density of line is less, resulting well spreaded line। well spreaded line का क्या मतलब है कि ये लाइंस जो है, जैसे यहाँ पे अभी मैंने बताया आपको कि ये पास में जब रहेगा तो ये लाइन उतना स्प्रेड नहीं है। यहाँ पे देखिए ये पास है, लेकिन जैसे जैसे दूर जा रहे हैं ये वेल स्प्रेड होने लगेगा। ये और दूर जाएंगे तो यहाँ देखेंगे और ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, ये फील्ड लाइंस यहाँ पे जो है स्प्रेड होने लगेगा। तो जैसे जैसे दूर जाएंगे फील्ड लाइन जो है स्प्रेड होने लगता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रॉ द डायग्राम एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ फील्ड लाइंस एज डिस्टेंस इज मूव्ड फ्रॉम द चार्ज। जैसे कि अब ये डायग्राम में मैंने ये दिखाया है, ये एनसीईआरटी का ही बुक है, मेरा कुछ नहीं है इसमें। ये एनसीईआरटी के बुक से ही मैंने लाइन बाय लाइन इसलिए लिया है क्योंकि एनसीईआरटी का ही वो बुक है जिससे आपका नीट का एग्जाम, 12 का एग्जाम, चाहे जेई के मेंस का एग्जाम है, ये सबके लिए यूजफुल है, एनसीईआरटी की ही बुक है। अब यहाँ देखिए जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से लाइंस ऑफ फील्ड, ये वाले की अगर हम बात करें, ये सारे क्या है, फील्ड लाइंस है, ये सारे फील्ड लाइंस है। तो यहाँ पे ये क्या है, ज्यादा क्लोज है। यहाँ पे देखिए इसका डिस्टेंस बढ़ गया, यहाँ पे आ रहे हैं तो और भी ज्यादा फील्ड लाइंस का डिस्टेंस बढ़ता है। यहाँ आते हैं तो और भी डिस्टेंस जो है, तो जैसे जैसे दूर जाएंगे फील्ड लाइन की इंटेंसिटी क्या होती है, ये वीक होती चली जाती है। यानी जैसे जैसे हम दूर जाएंगे फील्ड लाइंस का वैल्यू क्या होगा, घटने लगेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, क्योंकि हमें क्या है कि डिफाइन करना है आगे चल के कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। तो उसको फ्लक्स को डिफाइन करने के लिए हमें एक एंगल की जरूरत पड़ेगी जिसको सॉलिड एंगल कहा जाता है। सॉलिड एंगल, जनरली हम लोगों ने एंगल को 2 डायमेंशन में पढ़ा हुआ है। जनरल जो एंगल हमारा डिफाइन करते हैं थीटा, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई आर होता है, ये 2 डायमेंशन में है।
यानी कि थीटा एंगल का डिफिनेशन क्या है कि जैसे कि ये मान लीजिए कि ये एक लाइन है, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक ऐसे ट्रेवल किया, तो अगर ये डिस्टेंस r है, सेम है, ये भी r है, एंड ये लेंथ डेल्टा l है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो थीटा विल बी इक्वल टू दिस लेंथ, आर्क लेंथ, दिस इज कॉल्ड आर्क एंड दिस इज कॉल्ड रेडियस. आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस इज कॉल्ड द एंगल, जो कि आपने बहुत पहले हर जगह पढ़ा हुआ है. ये एंगल जो है हमारा स्मॉल ट्रांसवर्स लाइन है, इसको आर्क को स्मॉल ट्रांसवर्स लाइन भी कहते हैं. और ये जो है लाइन एलिमेंट डेल्टा एल और आर डिस्टेंस है, तो ये एंगल जो है ओ पे, मान लीजिए ये ओ पे जो सबटेंड करता है, ये वाला ओ पॉइंट है, तो इसको जो है ये हम डेल्टा एल बाई, ये 2 डायमेंशन में होता है. लेकिन वो एंगल जो 3 डायमेंशन में होगा, ये एंगल इन 3 डायमेंशन जो होगा उसको जो है सॉलिड एंगल कहते हैं. पहला डेफिनेशन ये है कि द एंगल विच इज इन 3 डायमेंशन इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, इसको सॉलिड एंगल कहा जाता है. 3 डायमेंशन में होगा, और जो 2 डायमेंशन में होगा वो जो है ये हमारा सॉलिड एंगल नहीं, ये हमारा 2 डायमेंशन का में एंगल होता है. तो इसको हमको फील्ड लाइन के डिपेंडेंसी को समझने के लिए इस एंगल का जानना बहुत जरूरी है. अब इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं सॉलिड एंगल को इन 3 डायमेंशन. जैसे इसमें हमने 2 डायमेंशन में ये क्या लिया है, लेंथ है, ये भी लेंथ है. 3 डायमेंशन में क्या करते हैं, देखिए ये बड़ा, ये मान लिया हमारा ये पॉइंट ओ है, इस पॉइंट ओ पे ये एक कोन का शेप है. कोन जैसे मान लीजिए कि जैसे कि आप आइसक्रीम खाते हैं कोन वाला, तो उसका ये बॉटम पॉइंट है आइसक्रीम वाले का. अब ऊपर जैसे नीचे देखते हैं छोटा रहता है, ऊपर जाते जाते ये यहाँ पे जा करके सबसे ऊपर वाले पोजीशन पे सबसे बड़ा हो जाता है. तो इस पर हर जगह पे एक एरिया खींचते हैं, एक सर्कुलर पाथ खींचते हैं. मान लिया यहाँ पे खींच दिया, उसी तरह से एक यहाँ पे सर्कुलर पाथ खींच दिया. अब इसका एरिया क्या होगा, इसके कंपैरिजन में P2 का जो एरिया है वो P1 के रिस्पेक्ट में क्या है, बड़ा है. और अगर यहाँ खींचेंगे हम तो ये और बड़ा हो जाएगा. ये वो है आइसक्रीम, कोन वाला आइसक्रीम जो खाते हैं वही है. तो यहाँ से सॉलिड एंगल जो है जो डिफाइन करते हैं, ये मान लीजिए R1 क्या दिया हुआ है, ये O से P तक का डिस्टेंस है, ये R1 है. और उसी R1 पे लेकर के ये एक रेडियस लेकर के एक सर्किल खींचा हुआ है. OP इक्वल टू R1 है. उसी तरह से OP2 इक्वल टू है R2 है. OP2 जो है ये हमारा यहाँ लिखा हुआ है, OP2 इक्वल टू R2 है. अब सॉलिड एंगल को हम डिफाइन कैसे करते हैं, सॉलिड एंगल को लिखते हैं डेल्टा ओमेगा, इसको ओमेगा पढ़ते हैं, ओमेगा इक्वल टू डेल्टा एस डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. ये डेफिनेशन है सॉलिड एंगल को डिफाइन करने का. अब यहाँ पे क्या है, ये डेल्टा एस क्या है, ये डेल्टा एस इक्वल टू प्लेन एरिया है, ये एरिया है. तो ये 2 डायमेंशनल एरिया है ये. तो ये हमारा प्लेन एरिया है. ये आर स्क्वायर हमारा क्या है, रेडियस है, ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, आर है जो, ये हमारा उसका स्क्वायर है यहाँ पे. अब ये जो एरिया है प्लेन एरिया कैसे होगा, सबटेंड बाय ए स्मॉल परपेंडिकुलर प्लेन. ये जो प्लेन होगा, ये प्लेन ध्यान रखना है कि ये प्लेन क्या है, ये जो प्लेन है इस आर के परपेंडिकुलर है. ये क्या है, परपेंडिकुलर टू आर. रेडियस जो है इसके ये परपेंडिकुलर में है, यानी कि कोई मान लिया जाए कि हम ऐसा अगर एक सरफेस बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ये सरफेस बना लिए ऐसा है, और इस सरफेस जो है ये परपेंडिकुलर होना चाहिए इसके, ये परपेंडिकुलर सरफेस रखा हुआ. मान लिया जाए कि ये नोटबुक का पेज है और ये पेन है यहाँ खड़ा कर दिया, आप नोटबुक का पेज को ऐसे रख दिया, तो ये परपेंडिकुलर सरफेस एरिया हो जाएगा. तो इसमें सॉलिड एंगल को डिफाइन ऐसे ही करते हैं, सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज ये परपेंडिकुलर प्लेन एरिया टू द आर, डिस्टेंस आर. अब इसमें कैसे हम करेंगे, ये एंगल जो हमारा हुआ डेल्टा ओमेगा, ये सॉलिड एंगल को डिफाइन करते हैं. अब मान लिया जाए कि हमको यहाँ पे अगर और यहाँ पे दोनों के लिए करना हो अगर, तो सॉलिड एंगल डेल्टा ओमेगा इक्वल टू सरफेस एरिया डेल्टा S1. मान लिया सरफेस एरिया हमारा यहाँ पे क्या है, ये हमारा सरफेस एरिया ये है P1 पे,
और ये सरफेस एरिया हमारा जो है ये P2 पे है सरफेस एरिया। तो इस दोनों एंगल जगह पे हमको जो है सॉलिड एंगल को डिफाइन। तो अब देखिए यहाँ पे, अब हम अगर बात करें सॉलिड एंगल का, ये हमारा सरफेस इसका मान लिया P1 पे, तो वहाँ का सरफेस एरिया मान लीजिए कि हमने इसको लिख दिया डेल्टा एस एट S1 एंड रेडियस इज R1 स्क्वायर। उसके बाद अगर हम डेल्टा S2 पे बात करें सॉलिड एंगल, तो ये डेल्टा S2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर हो गया। अब यहाँ बात ये ध्यान देने का एक ये है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये R1 है और ये S1 है। देखिए दोनों जगह सॉलिड एंगल सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि ये जो सरफेस एरिया है इस जगह पे छोटा है तो रेडियस भी छोटा है, तो दोनों का रेशियो जो है वो वही होगा। जब यहाँ हमारा बड़ा हो जाएगा सरफेस एरिया तो रेडियस भी बड़ा हो रहा है, तो सरफेस एरिया हमारा यहाँ भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो रेडियस बड़ा है। दूसरा चीज ये है, लेकिन सॉलिड एंगल डेल्टा ओमेगा ये दोनों जगह कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना है, दोनों जगह सेम है सॉलिड एंगल। दूसरी बात ये है कि डेल्टा ओमेगा सॉलिड एंगल हैज आल्सो डिपेंडेंसी 1 by R square as इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि हम जानते हैं कि ये डेल्टा ओमेगा जो है सॉलिड एंगल जो है ये भी 1 by R स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। सेम वे में जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये जो है 1 by R स्क्वायर पे डिपेंडेंसी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है या इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं ये क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो KQ/R स्क्वायर होता है। ये Q क्या है, यहाँ पे याद करिए पिछले वीडियो को, इसमें क्या था, ये चार्ज है आपका, सोर्स चार्ज है। तो जैसे ये R स्क्वायर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वैसे ही सॉलिड एंगल भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे ये एरिया तो बढ़ेगा लेकिन रेडियस भी बढ़ेगा। तो ये वाला जो एंगल है इसी को हम लोग डेल्टा ओमेगा, ये सॉलिड एंगल यहाँ से यहाँ तक जो ये बन रहा है दिस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फ्लक्स। अब तो ये सरफेस एरिया कैसा रखा हुआ है, इस रेडियस के परपेंडिकुलर है ये सरफेस एरिया। ध्यान रखने वाली बात है कि ये सरफेस एरिया अगर ऐसे है तो यहाँ से ये ऐसे है, ये परपेंडिकुलर है ये सरफेस एरिया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि ये सरफेस एरिया परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है, जैसे अभी हम आगे देखेंगे। अब ये हमारा देखिए ये Q का वैल्यू यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड देखिए ये बाहर की तरफ जा रहा है, इसके बीच स्पेसिंग यहाँ कम है, यहाँ ये स्पेसिंग बढ़ने लगा, और दूर जाएंगे तो स्पेसिंग और बढ़ने लगेगा जब पॉजिटिव है चार्ज। तो जब चार्ज निगेटिव होगा तो ये अंदर के तरफ आएगा, और जहाँ से अंदर के तरफ देखेंगे ये स्पेसिंग कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, फिर यहाँ देखिए जैसे दूर है स्पेसिंग तो ये इनसाइड होगा। अगर Q निगेटिव हो गया था यानी निगेटिव चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड क्या होंगे, ये अंदर के तरफ होंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड। और चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड कैसे होगा, आउटसाइड निकलेगा। तो इसको समझाने के लिए फैराडे ने भी एक्सप्लेन किया था, इसको समझाने के लिए उन्होंने बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन दिए हैं। अब आगे देखिए यहाँ क्या है कि ये अगर दोनों चार्ज एक जगह हो जाए, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साथ मिल जाए, जैसे इस डायग्राम में है, यहाँ देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ से फील्ड लाइन निकलेगा, ये इधर चला जाएगा, इधर से फील्ड लाइन निकलेगा, ये इधर चला जाएगा, बट ये और ये नेवर कट ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं कट करेगा। क्यों कट नहीं करेगा ये हम आगे देखेंगे। अगर कट कर दिया तो एक जगह दो फील्ड लाइन का डायरेक्शन हो जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। तो दोनों पॉजिटिव देखिए यहाँ से निकला, ये दोनों भी आपस में कभी कट नहीं करता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ कहिएगा ये तो निकल, और दूसरा क्या है, ये न तो कट करेगा और न ही नेवर कट ईच अदर एंड नेवर गोज इन क्लोज्ड पाथ, कभी भी इसका पाथ क्लोज्ड नहीं होगा। ये दो पॉइंट बहुत ध्यान देने वाली है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड कभी भी क्लोज नहीं होगा, यानी ये निकल गया, अब चल दिया यहाँ से तो चलते रहेगा, ऐसा नहीं फिर आकर के ये क्लोज पाथ बनाएगा। क्लोज पाथ का मतलब होता है कि यहाँ से चला ऐसे घूम के फिर यहीं आ गया, तो इसको कहते हैं क्लोज्ड पाथ। दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड पाथ।
तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फ्लक्स नेवर मेक्स ए क्लोज पाथ। अगर आप ये कहेंगे कि ये पॉजिटिव से निकल के यहाँ चला गया तो क्लोज पाथ नहीं हुआ, ये तो यहाँ से गया यहाँ रह गया, यहाँ से फिर ये यहाँ आता तब क्लोज पाथ होता, ऐसे आ नहीं रहा है। पॉजिटिव से निकल के देखिए निगेटिव में जा रहा है, पॉजिटिव से निकल के निगेटिव में जा रहा है, पॉजिटिव से निकल के निगेटिव में जा रहा है, ये निगेटिव है इसमें अंदर आ रहा है, ये यहीं से आ रहा होगा, इसमें आके यहाँ चला आया, ये चला आया, इसका ये बाहर आ रहा है। ना तो ये यहाँ कट करेगा और ना ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये इससे आके क्लोज हो जाए, क्लोज पाथ में कभी भी नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। द फील्ड लाइंस फॉलो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट जनरल प्रॉपर्टीज। क्या प्रॉपर्टीज है? जनरल प्रॉपर्टीज अगर आपसे पूछा जाए फील्ड लाइन की बताइए तो क्या बताएंगे? फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव से निकलेगा और निगेटिव में एंड, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ से निकल करके ऐसे चला जाएगा, यहाँ से निकल करके ऐसे चला जाएगा, पॉजिटिव से निकलेगा और ये निगेटिव क्यू है, यहाँ पे ये पॉजिटिव क्यू है, ये पॉजिटिव से निकल करके निगेटिव में चला जाएगा। दूसरा, इफ देयर इज सिंगल चार्ज दे में स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी। दे इफ देयर इज सिंगल चार्ज दे में स्टार्ट, अगर सिंगल चार्ज है, देखिए पॉजिटिव चार्ज ले ले या निगेटिव ले ले, तो ये स्टार्ट होगा और एंड कहाँ करेगा? इन्फिनिटी पे करेगा, यानी कि एंड इसका हमको पता नहीं कहाँ जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, इन्फिनिटी पे एंड करेगा। दूसरा है, इन ए चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक। ये भी दिखाया हुआ है, जब चार्ज फ्री स्पेस आपका रहे, यानी कि दूसरा चार्ज नहीं रहे, जैसे ये वाला पोर्शन है हमारा, जब दूसरा चार्ज नहीं रहेगा तो ये इस तरह से होगा, बिना डिस्टरबेंस के, बिना ब्रेकेज के, ये ऐसे जाएगा जैसे ये है। लेकिन जब चार्ज पास में रहेगा तो देखिए ये डिस्टरबेंस होगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो डिस्टर्ब करेगा, पॉजिटिव निगेटिव है तो एक दूसरे के अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड की ये प्रॉपर्टी है। टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। अभी मैंने आपको बताया कभी भी नहीं करेगा। इफ दे डीड, अगर ऐसा किया, द फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल नॉट हैव यूनिट डायरेक्शन। इसको एक डायरेक्शन नहीं होगा। अगर दो फील्ड कट कर गया, एक फील्ड ऐसे और ऐसे जा रहा है, अगर कट कर गया तो एक डायरेक्शन फील्ड का, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ ऐसे हो जाएगा, दूसरा का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। ये टेंजेंट होता है फील्ड लाइंस के, टेंजेंट जो है लाइंस ऑफ फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये टेंजेंट होता है। तो अगर ये कट कर गया तो इस कर्व के लिए देखिए एक ये टेंजेंट हो जाएगा और दूसरे के लिए एक ये टेंजेंट हो जाएगा, तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि विच इज एब्सर्ड, वो पॉसिबल नहीं है। एक ही जगह पे दो डायरेक्शन कैसे हो सकता है? एक ही डायरेक्शन होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप। ये भी मैंने आपको बताया, कोई क्लोज लूप नहीं फॉलो बनाता है। दिस फॉलोज फ्रॉम द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को ये फॉलो करता है। तो ये सारे डेफिनेशन है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट में हम बात करेंगे जो हमारा होगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फ्लक्स एंड गॉस लॉ की बात करेंगे। तो यह अभी कर ही देते हैं। देखिए इसमें जो है थोड़ा सा और हम बात कर लेते हैं। देखिए एक स्लाइड और डिस्कशन करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ देखिए ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये बड़ी ध्यान से समझने वाली बात है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे ये एक सरफेस एरिया रखा हुआ है। सरफेस एरिया ठीक इसके परपेंडिकुलर है। एरिया ऐसे आप पढ़े हैं जनरल बात में कि एरिया क्या होता है? स्केलर होता है, बट यहाँ एरिया इसको हम वेक्टर, यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर ऐसे किसी भी स्केलर क्वांटिटी में अगर आप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वेक्टर हो जाता है, मैग्नीट्यूड उसका चेंज नहीं होता है। इस पे मैंने काफी लेक्चर डिस्कस किया है वेक्टर पे, आप देख सकते हैं मेरा लेक्चर। तो ये यूनिट वेक्टर, अब ये एरिया क्या है? वेक्टर है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ये भी वेक्टर है। अब इस दोनों को यहाँ देखें तो ये दोनों क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया दोनों क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, सरफेस एरिया भी ऐसे है, पैरेलल है। यहाँ पे देखिए ये सरफेस एरिया है आपका, इसको वेक्टर बनाया गया, ये वेक्टर है, ये क्वांटिटी स्केलर है, ये क्या है? यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है।
ये यूनिट वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है ऐसे। तो अब क्या बन गया, ये एरिया वेक्टर बन गया, ये एरिया जो है टोटल अब वेक्टर बन गया। तो इस तरह से ये प्लेन है। अब देखो इसमें क्या होगा कि जैसे कि अब प्लेन अगर ये एरिया वेक्टर मान लिया, ये पैरेलल था, ये ऐसे था, परपेंडिकुलर था, नहीं होकर के किसी एंगल पे रख दिया, थोड़ा एंगल ट्विस्ट कर दिया, देखिए ये वाला जो है ये एरिया वेक्टर ऐसे रख दिया गया और ये ऐसे है। अब इस पे जो है ये 90 डिग्री जो है, ये हम ऊपर के एंगल नॉर्मल वेक्टर खींचेंगे, नॉर्मल जो है सर, तो ये एरिया वेक्टर हुआ। ये एरिया वेक्टर अब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मान लीजिए ये थीटा एंगल बना रहा है, यहाँ पे ये एरिया वेक्टर है, इसको घुमा दिया गया है, किस एंगल से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ यहाँ पे घुमा दिया तो ये एंगल थीटा बनता है, ये वाला इस एंगल के साथ इसको रोटेट करा दिया गया। ये देखिए अगर इस सरफेस पे आपको अगर एरिया वेक्टर निकालना हो तो ये थोड़ा सा लेंथ कट कर लीजिए ये वाला, और इस पर क्या करेंगे, एक यूनिट वेक्टर इस पे परपेंडिकुलर ऐसे डाल दीजिए, तो ये सरफेस क्या है, वेक्टर बन जाएगा। अब इस वेक्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे फ्लक्स निकालने के लिए, जिसको हम अभी आपको बताते हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फ्लक्स को कैसे समझते हैं वो देखते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फ्लक्स को, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फ्लक्स इट इज रिटन एज फाई, ये लाइन्स ऑफ फ्लक्स है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि मान लिया जाए कि एक हम इसमें पानी वाटर फ्लो करा रहे हैं यहाँ पे, और ये इसका स्पीड मान लिया वाटर का v है, और यहाँ पे कोई एक सरफेस ले लिया जाए, इसका सरफेस एरिया ऐसे है, तो ये वाटर इस पर सरफेस एरिया पे परपेंडिकुलरली जाएगा, और इसका मान लिया जाए कि सरफेस एरिया जो है वो ds है, और ये जो वाटर जो फ्लो कर रहा है ये जो है v वेलोसिटी से है। तो v वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, लेंथ बाई टाइम या डिस्टेंस बाई टाइम कर दीजिए, इसको l बाई t कर दिया मैंने। तो इस दोनों का अगर प्रोडक्ट कर दिया जाए तो ये क्या होगा, v डॉट v मल्टीप्लाइड बाई ds, ds ये एरिया है, ये ध्यान रखना है, और v क्या है, लेंथ बाई टाइम है, इनटू ये सरफेस एरिया है, ये ds है। तो लेंथ बाई एरिया इसको क्या कहेंगे, वॉल्यूम हो जाएगा ये, तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम हो गया, ये हो गया वॉल्यूम पर यूनिट टाइम हो गया। तो ये जैसे ये फ्लो हो रहा है ये इतने एरिया पे, उसी तरीके का एक एनालॉगस हम डिसाइड करते हैं कि ये लाइंस ऑफ फ्लक्स है जो कि एक सरफेस के परपेंडिकुलरली फ्लो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कि कुछ फ्लो होके कुछ मैटर यहाँ से यहाँ नहीं जाता है, ये एक लाइंस है, एक्चुअली ये लाइंस है, यहाँ पे समथिंग फ्लो हो रहा है, तो इसका भी काम वही है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फ्लक्स को जो डिफाइन किया जाता है वो अब यहाँ जो है E और ds, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेल्टा S का ये प्रोडक्ट है दोनों का, ये इट इज डिफाइंड एज E इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डेल्टा S, ये एरिया वेक्टर है। अगर ये दोनों सेम लाइन में है तो इसको हम कहेंगे E डेल्टा S कॉस थीटा, ये हमारा थीटा 0 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, तो E ds हो जाएगा। ये जो है हमारा फ्लक्स का डेफिनेशन है, फ्लक्स डिफाइन करते हैं इसको इस तरह से। दूसरा है हमारा, अगर ये ऐसा नहीं हुआ, ये वाला जो पोर्शन है, अगर इसके बीच का एंगल जो है 0 नहीं हुआ, E और डेल्टा S, डेल्टा S क्या है, सरफेस एरिया है, ये क्या है, नॉर्मली सरफेस से बाहर होता है, नॉर्मल है। मान लिया जाए अगर इसके बीच कुछ एंगल हो गया जैसे यहाँ बना हुआ है, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डिफाइन होता है फाई E इक्वल टू E डॉट डेल्टा S, एंड डॉट प्रोडक्ट को जब हम हटाएंगे तो यहाँ पे कॉस थीटा लगता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन E एंड डेल्टा S। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन है, और इसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इस तरह से डिफाइन करते हैं। और यहाँ क्या है, ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर ऑफ लाइंस कटिंग द एरिया एलिमेंट, ये है नंबर ऑफ लाइंस कटिंग, नंबर ऑफ लाइंस कटिंग द एरिया एलिमेंट, द एरिया एलिमेंट, यानी यहां से ये जो लाइन निकल रहा है कितना कट कर रहा है इस एरिया पे, ये नंबर ऑफ लाइंस को जो है ये बताता है।
जैसे कि यहाँ देखिए अगर ये डेल्टा एस वेक्टर है तो इसका अगर हम कंपोनेंट इस लाइन पे ब्रेक करेंगे तो डेल्टा एस कॉस थीटा लिखेंगे, ये वाला डेल्टा एस कॉस थीटा। और ये ई है तो इस दोनों का प्रोडक्ट जो है इसी को नंबर ऑफ लाइंस कटिंग द एरिया कहा जाता है। अब अगला जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे।